वेलकम टू एमके की पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमके की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक के हिंदी की क्लासेस लेकर आया हूं और आज धुली भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उनके सभी ऑब्जेक्टिव की क्लासेस मैं आज बताने वाला हूं और ये सभी जितने भी प्रश्न मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, मैंने काफी बारीकी से सभी एग्जामों के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद और बहुत माध्यमों से मैंने इसे कलेक्ट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास कर लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं यह बिल्कुल 100% दावा करता हूं कि इस क्लास को करने के बाद आप 100% ऑब्जेक्टिव में तैयार हो जाएंगे और आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप एग्जाम में नहीं जानते हो। चलिए फिर और समय को ना लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। आपका ऑप्शन इस प्रकार से है: ए ब्राह्मण परिवार में, बी क्षत्रिय परिवार में, सी दलित परिवार में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आपका आंसर होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार में जन्मे हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, सी। आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन ए है सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब होता है इसमें एक राजा होता है और सभी कानूनों का अधिकार राजा के पास ही होता है। तो सीधा सी बात है कि राजा का शासन यानी कि राजतंत्र समाज के लिए सही था ही नहीं, क्योंकि राजा जो भी निर्णय लेता था अधिकांश वे अपने स्वार्थ के अनुसार से अपने फायदा के लिए उसका निर्णय लिया करता था। तो सामंतवादी व्यवस्था तो संपूर्ण विकास के लिए सही नहीं हो सकता। दूसरी होगी पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब हो गया ऐसा व्यवस्था जिसमें जो भी कि ज्यादा संपत्ति वाले या फिर ज्यादा पूंजीपति लोग थे, उनके हित में व्यवस्था ली जाती थी, निर्णय लिया जाता था। कहीं ना कहीं ये भी व्यवस्था समाज के लिए या संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए सही नहीं था। उसके बाद होगा समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था का मतलब होता है यह जो है एक सार्वजनिक व्यवस्था पर ज्यादा बल दिया करता था, यानी कि इसमें किसी खास व्यक्ति के पास समाजवादी व्यवस्था का मतलब हो गया कि इसमें जो है यह सार्वजनिक संपत्ति पर ज्यादा बल देता था, किसी एक विशेष व्यक्ति पर नहीं। और यह कहीं ना कहीं समाज के हित से संबंधित सभी व्यवस्थाएं हुआ करता था। इस वजह से यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए था, क्या हो सकता है, सामंतवादी तो नहीं हो सकता, पूंजीवादी तो नहीं हो सकता। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी नंबर, यानी कि समाजवादी व्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहल से भी खतरनाक माना है। तो संपूर्ण कहानी जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है वह बिल्कुल जाति प्रथा पर ही डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को ही सबसे अधिक ज्यादा खतरनाक बनाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पर हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था यह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार से जाति प्रथा को ही माना गया है। जाति प्रथा ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या हो सकता है। तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष, प्रमुख का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्टली जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है वह सती प्रथा की चर्चा इसमें इस कहानी पे निबंध में नहीं किया गया है।
दहेज प्रथा का भी चर्चा इस निबंध में नहीं किया गया है, बल्कि जाति प्रथा के ऊपर ही पूरे का पूरा निबंध डिपेंड है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि लेखक की दृष्टि में समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पूरी तरह से स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व हो का भाव उसमें हो। यानी कि स्वतंत्रता मतलब पूरी तरह से आजादी हो, कोई किसी का बंधन में या कोई किसी का दबाव में न रहे। समता, सभी को एक बराबर नजरों से देखा जाए। भ्रातृत्व मतलब सभी में आपस मिलजुल करके रहे, भाई भाई का संबंध हो, किसी प्रकार का कोई भी क्लेश आपस में न हो। इस प्रकार का समाज ही एक आदर्श समाज कही जा सकती है अंबेडकर की दृष्टि में। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का अभाव हो, उसे ही लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कहा गया है। तो मैं आप लोगों से अगर करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ करके इस ऑब्जेक्टिव के सेशन में आए और अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा करें, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो ऑब्जेक्टिव को लेकर के। इसी प्रकार से कंटिन्यू आपको इस ऑब्जेक्टिव का सीरीज मिलता रहेगा। तो और समय ना लेते हुए अधिक से अधिक इसको शेयर किया जाए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक अवश्य कर दें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और इस प्रकार की क्लासेस निरंतर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच इस प्रकार से है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो जाति प्रथा जो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही उन लोगों का कहना था कि श्रम का विभाजन किया गया है, सॉरी श्रमिक यानी कि मजदूरों का विभाजन किया गया, लोगों का विभाजन किया गया है लेखक के अनुसार से। इस प्रकार से ये जो जाति प्रथा है बिल्कुल लोगों को बांट दिया है, मजदूरों को आपस में बांट करके रख दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो तो मैं आपको बता दूं कि जो एक भाषण दिया गया था जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी का एक अंश है जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक शीर्षक का एक निबंध आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण का एक छोटा सा अंश है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 के श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आपका भीमराव अंबेडकर जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक नायक क्या है। मूक एक पत्रिका का नाम है, मूक नायक एक क्या है, एक पत्रिका का नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए संचारित का शब्दार्थ क्या होता है। तो संचारित का शब्दार्थ होता है प्रवाहित। क्या हो गया, प्रवाहित। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। उपहास मतलब किसी का मजाक बनाना, उसको उपहास बोलते हैं। तो विडंबना का अर्थ भी उपहास ही होता है, यानी किसी का भी मजाक कर बना देना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, अस्वाभाविक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है कि संवैधानिक है। अस्वाभाविक तो हो नहीं सकता, अस्वाभाविक का मतलब प्राकृतिक तो हो नहीं सकती। प्राकृतिक का मतलब होता है कि जो बिल्कुल कुदरत के द्वारा दिया गया एक ऐसा नियम या रीति बोल सकते हैं, उसको हम प्राकृतिक की श्रेणी में रखते हैं। तो जाति प्रथा तो भगवान के द्वारा बनाया गया है नहीं, इस प्रकार से जाति प्रथा तो प्राकृतिक हो नहीं सकता। नेक्स्ट है स्वाभाविक, यह किसी भी मनुष्य के स्वभाव में जाति प्रथा नहीं होता, बल्कि उसे जबरदस्ती किस कुछ खास लोगों के द्वारा थोप दिया जाता है। तो स्वाभाविक तो होगा नहीं, संवैधानिक तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि जाति प्रथा लोगों के ऊपर लागू किया जाए। तो कहीं न कहीं लोगों का एक अस्वाभाविक प्रवृत्ति रहा था, जिस कारण से उन्होंने जाति प्रथा को अपनाया।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो सकता है, सॉरी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार पैतृक पेशा है, क्योंकि जाति प्रथा ने ही मनुष्य को उसके पैतृक पेशा में बांट दिया है, कि यानी कि उनके पिता, उनके दादा जो भी कार्य में लगे थे, उनका बाद आने वाला जनरेशन भी बिल्कुल उसी कार्य को करेगा। इस प्रकार से एक मजबूरन, इस प्रकार से एक पाबंदी लोगों को बांध दिया गया था कि आपको बिल्कुल उसी पेशा में फिर से लग जाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जो श्रम विभाजन का जो प्रथा है, जाति प्रथा के बेस पर अगर किया जाता था तो वह पैतृक पेशा से संबंधित होता था। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखा जाए 18 नंबर में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्योतिबा फूले। कौन होगा? ज्योतिबा फूले। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? मैं बता दूं कि बड़ौदा, यानी गुजरात में एक बड़ौदा नाम का जगह है, वहाँ का नरेश, वहाँ यानी कि एक राजा था, उनके सहयोग से ही वे न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। इन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम था भीमाबाई, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो डॉक्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है हिंदी में रूपांतरण किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक श्रम विभाजन हो गया। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनु जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। उसके बाद है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत और परिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। ये बहिष्कृत भारत का संपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि महू नामक एक छोटा सा ग्राम था। उस महू ग्राम में अंबेडकर का जन्म हुआ था, यानी एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट है। अब अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा पीएचडी की जो उपाधि है 1916 ईस्वी में प्राप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि द कास्ट्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो यह जो रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, मतलब पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कौन करती है? पेशे का मतलब हो गया रोजगार या फिर आपका काम धंधा। तो उनका जो दोषपूर्ण निर्धारण मतलब कि गलत तरीके से जो बंटवारा किया गया, निर्धारण किया गया, तो किसके माध्यम से ऐसा हो पाया है? तो जाति प्रथा के बेस पर जो श्रम का जो बंटवारा किया गया बिल्कुल दोषपूर्ण है, बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक पहल से भी जाति प्रथा क्या है? वो लाभदायक है, अनुकूल है, हानिकारक है, इनमें से कोई नहीं हो गया। आर्थिक पहल मतलब हो गया जो कि पूंजी, यानी कि जो कि संपत्ति या फिर कमाई से संबंधित भी अगर हम देखते हैं किसको, जाति प्रथा, तो वो कैसा होता है? वो लाभदायक तो हो नहीं सकता।
अनुकूल, अनुकूल मतलब सही, सही तो नहीं हो सकता आर्थिक पहल के क्षेत्र में। तो हानिकारक अवश्य हो सकता है। हानिकारक मतलब जाति प्रथा से बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। जाति प्रथा का इतना सारा नुकसान है कि उसको हम पॉजिटिव तरीकों से ले ही नहीं सकते। यानी कहीं न कहीं पूरी तरह से जाति प्रथा घातक है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हानिकारक यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि भीमराव अंबेडकर की रचना का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर का जो रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदुइज्म वीमेन, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है क्या चीज का? यानी कि आधुनिक आजकल का जो समय है, समाज है, वो कार्य कुशलता यानी कि अच्छे काम के तरीके को अच्छी तरीका से काम हो सके इसके लिए क्या मानता है? श्रम विभाजन मानता है कि जन विभाजन, धन विभाजन कि जाति विभाजन? तो श्रम विभाजन मानते हैं क्योंकि उनको कहना है कि कामों को अगर बांट करके दिया जाए तो कहीं ना कहीं लोग अच्छे कुशल तरीके से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या होता है? पर्याय का मतलब होता है उसका अर्थ क्या होगा, आप किसे कहेंगे? तो सच्चे भाईचारा को कहा सकते हैं। भाईचारा मतलब हो गया आपस में मिलजुल करके रहने को ही क्या बोलते हैं? भाईचारा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्या बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण भी है और सबसे प्रमुख कारण भी है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के जो पोषक, पोषक मतलब हुआ जातिवाद के समर्थक लोग, जातिवाद को मानने वाले लोग, उसके अनुसार से जाति जो श्रम विभाजन है किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो श्रम विभाजन जो माना जाता है को माना गया है इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निम्न में से क्या है? एक ललित निबंध है, भाषण है कि निबंध है कि कहानी है? तो यह एक ललित निबंध है। यानी कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है एक ललित निबंध है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? भाईचारे का मतलब होता है कि आपस में घुल मिलकर के बिल्कुल अच्छे तरीके से रहना। तो यहाँ पर जो शक्कर और पानी का जो मिश्रण है ये आपस में इस प्रकार से घुल मिल जाता है कि बाद में पता ही नहीं चलता कि कौन सा शक्कर है कौन सा पानी है, बिल्कुल आपस में वो मिक्स हो जाता है। उसी प्रकार से भाईचारे का मतलब होता है कि आपस में ऐसे घुल मिल करके रहना जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाए कि कौन सा व्यक्ति किस जाति का है। बिल्कुल शक्कर और पानी की तरह आपस में घुल मिल करके रहने को ही क्या बोलते हैं? भाईचारा बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंधित नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं कह सकते क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी मनुष्य की इच्छा पे डिपेंडेंट नहीं करता। अगर वह चाहता है कि वह किसी और काम को करे, लेकिन जाति प्रथा एक ऐसा बंधन होता है जिसमें कि आपको अपने पैतृक पेशा से ही युक्त होना पड़ता है। यानी कि वह एक किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता। यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से अभी आपने देखा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये चैप्टर का मैंने 40 ऑब्जेक्टिव आपको कराया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गए होंगे और आपको एक दो बार इस क्लास को और देख कर इस समस्त ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड में रख लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। मैंने बारीकी से और हर एग्जाम को देखने के बाद मैंने सभी क्वेश्चंस को एकत्र किया है ताकि एक भी ऐसा क्वेश्चन न हो जिससे आप एग्जाम में छोड़ कर आए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में एक अगले लेसन का और ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर के। तब तक के लिए